नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और इंडिया न्यूज में बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है, देश का सवाल, जहां आज हम पहले मुद्दे पर बात करेंगे। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें अब 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। जुलाई का महीना बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 6 और 7 जुलाई को भुवनेश्वर और 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में आयोग की बड़ी बैठक होने जा रही है। इन बैठक में कर्मचारी संगठन, यूनियन और विभिन्न हितधारकों के सुझावों पर चर्चा होगी। दूसरी ओर फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी बहस तेज है। कर्मचारी संगठन 3.68 से 3.83 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपए तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि देखिए, एक्सपर्ट्स को भी मानना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सरकार वित्तीय बोझ को देखते हुए अपेक्षाकृत कम फिटमेंट फैक्टर कर फैसला कर रखती है। अब आगे क्या होगा? आयोग ने विभिन्न विभागों से डेटा और सुझाव जुटाने की समय सीमा बढ़ाई है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि वेतन भत्तों और पेंशन से जुड़े फैसलों पर व्यापक मंथन जारी है। अब सबकी नजरें जुलाई के इन खास बैठकों और आयोग की अगली सिफारिशों पर टिकी हुई हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ अहम जानकारी देंगे और देश का सवाल भी बताएंगे कि आज देश का सवाल आखिर क्या कह रहा है। देश का सवाल, क्या 8वां वेतन आयोग देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा? देश का सवाल में सवाल नंबर 1 कि क्या अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा? क्या कर्मचारियों की 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग जायज है? यह रहा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, क्या 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन दर्शकों 69,000 रुपए होना चाहिए? यह तीसरा अहम सवाल है। और चौथा सवाल देश का सवाल में कि क्या बढ़ती महंगाई को देखते हुए बड़ा वेतन सुधार जरूरी है? और देखिए, ये जो देश का सवाल हमने उठाया है, ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं। और अब आपको बता दे है कि अब आपको बताने की बारी आ गई है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या फैसला जो है वो बदल सकता है। 8वां वेतन आयोग क्या बदल सकता है? क्या इसको लेकर तमाम जानकारी सामने आ रही है? अगर बात की जाए तो देखिए, देश की जो जनता है वो 8वें वेतन आयोग को लेकर तमाम सवाल सरकार से पूछ रही थी। मौजूदा न्यूनतम बेसिक वेतन कितना है? 18,000। अब आपको बताते हैं कि 7वें वेतन आयोग में क्या था। 7वें वेतन आयोग की मैं बात करना चाहूंगी दर्शकों, उसमें फिटमेंट फैक्टर था 2.57। ये ध्यान से सुनिए जो आपको हम जानकारी दे रहे देश के सवाल पर। और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश जो है वो की गई है, यानी कि 69,000 रुपए न्यूनतम बेसिक वेतन की मांग है। एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से एक जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि मौजूदा न्यूनतम बेसिक वेतन कितना है? 18,000 रुपए है। 8वां वेतन आयोग क्या बदल सकता है? ये देखिए, आपके सरोकार से जुड़ा मुद्दा हमने उठाया है आज अपने खास कार्यक्रम में। 7वें वेतन आयोग में 2.57 था फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर को लेकर ही अब आपको बताया है कि 3.83 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की गई है। अब देखिए, जनता यह भी सवाल पूछ रही है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर के अंतर्गत वो क्या तमाम क्राइटेरिया है। ये भी हमारे एक्सपर्ट आपको कुछ ही पल में बताने वाले हैं। जहां बता दें आपको 69,000 रुपए न्यूनतम बेसिक वेतन की मांग की गई है, 69,000 रुपीज। यस। और 50 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर्स होंगे प्रभावित। देखिए, यह है बड़ा आंकड़ा कि मौजूदा न्यूनतम बेसिक वेतन कितना है? 18,000 रुपए। और इसमें 50 लाख कर्मचारी और आपको बताएं 65 लाख पेंशनर्स होंगे प्रभावित, यानी कि एम्प्लॉय कितने होंगे? 50 लाख। और अब 65 लाख पेंशनर जो हैं वो प्रभावित होंगे। यूनियनों ने 69,000 न्यूनतम वेतन की मांग रखी थी। यूनियन ने क्या मांग रखी थी ये भी आपको जानना जरूरी है, 69,000। और अब फिटमेंट फैक्टर को लेकर ये जानकारी सामने आपको पेश कर रहे हैं। 3.83 फिटमेंट फैक्टर से ये आंकड़ा जो है वो संभव होगा। देखने वाली बात होगी कितना आंकड़ा संभव होता है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने व्यवहारिक चुनौतियों को भी बताया है, यानी कि आशंकाएं हैं क्या क्या, देखिए इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या चुनौतियां हैं वो भी यहां पर एक्सपर्ट्स की जो राय है वो भी जानना जरूरी है। सरकार पर बड़ा वित्तीय बोझ बढ़ सकता है। देखिए, दिस इज द मेन फैक्टर। सरकार पर क्या होगा? बड़ा वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसको लेकर सरकार लगातार ये बात भी कह रही थी। कम फिटमेंट फैक्टर की भी संभावना है। एंड द लास्ट वन इज, अंतिम निर्णय सिफारिशों के बाद होगा। सिफारिश, इसमें कौन कौन से वो तमाम पहलुओं पर सामने आएंगे ये भी हम देखेंगे, जानकारी आने पर आपको अपडेट देंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि 59,000 रुपए बेसिक सैलरी होगी। ये है 8वें वेतन आयोग लागू करने के पीछे ये बड़ी वजह और ये मुख्य यहां पर बिंदुओं पर हमने आपको एक एक करके फोकस दिखाया। विभागों को अतिरिक्त समय दिया गया है
तमाम जो विभाग हैं, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, इसको लेकर एक्स्ट्रा टाइम इन सभी यहां पर आपको बता दें विभागों को दिया गया है और 31 जुलाई तक क्या है, मांगी गई है जरूरी जानकारी, यानी कि 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। देखिए हम जुलाई के महीने में प्रवेश कर चुके हैं, आज 5 जुलाई का दिन है एंड द लास्ट डेट इज 31 जुलाई। और आपको बता दें कि भत्तों और सेवा शर्तों की भी समीक्षा होगी, सेवा शर्त क्या है, भत्ता क्या दिया जा रहा है, इन सब बातों पर एक्सप्लेनर तैयार होगा। और आपको एक और जानकारी देंगे कि पेंशन से जुड़े आंकड़े भी लगातार कैलकुलेट किए जा रहे हैं। ये रहा आज देश के सवाल में। देखिए बहुत बड़ा ये मुद्दा है और व्यापक डेटा के आधार पर रिपोर्ट बनेगी, जो तमाम व्यापक डेटा सामने आएंगे उसके आधार पर रिपोर्ट बनेगी। चलिए अब जानते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर ये असर होने वाला है। क्या होगा, 55 लाख से अधिक कर्मचारी होंगे प्रभावित, पहले हमने आपको बता दिया, और करीब 69 लाख पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ। कितने पेंशनर्स को लाभ मिलेगा? 69 लाख। जी हाँ, ये बड़ा आंकड़ा है। और आपको बता दें वेतन के साथ पेंशन में भी संशोधन संभव है। इसी बात की तो जनता मांग कर रही थी कि पेंशन में भी यहां पर सुधार हो, संशोधन हो, और दर्शकों एचआरए और अन्य भत्तों पर भी नजर रहेगी। और देखिए मेरे साथ देश का सवाल में 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत मैं स्वागत करना चाहूंगी रजत मिश्रा जी का, अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हैं, और रास बिहारी अर्थशास्त्री हैं, जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। रजत जी देखिए आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपसे पहले मेरा सवाल यही होगा, ये बताइए लाभ मिलने वाला है या नहीं, और पेंशनर्स की एग्जैक्ट डेटा अभी क्या बता रही है यहाँ पर सरकार? देखिए श्री जी, जो लाभ मिलने वाली बात है, अगर नया पेंशन कमीशन की सारी सिफारिशें लागू हो जाएंगी तो लाभ डेफिनेटली मिलेगा। अब जो बातचीत हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि कितना लाभ मिलेगा। अच्छा। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि लगभग 69,000 अगर मिनिमम पे हो जाता है, तो ये सिफारिशें हैं, मतलब अलग अलग जो यूनियंस हैं, अलग अलग कर्मचारी यूनियन है, संघ है, वो मांग कर रहे हैं कि इतना मिनिमम पे हो जाना चाहिए। इसके लिए आपका 3 से ऊपर का फिटमेंट फैक्टर जाएगा। इसकी संभावना मेरे हिसाब से कम है। 3 फिटमेंट फैक्टर क्रॉस कर पाना अभी मुश्किल। दूसरा जो आप एक बात कर रही हैं कि पेंशनर्स के सेंस में क्या है, तो अभी अगर मिनिमम पेंशन आप देखें, जैसे आपने बताया कि मिनिमम जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपए का है, उसी तरह से मिनिमम पेंशन इस समय 9,000 रुपए का है। अगर इसमें वृद्धि होती है तो ओवरऑल जो पेंशनर्स हैं उनको जो मिल रहा होता है पैसा, उसमें भी वृद्धि होती है। आपने लगभग एक आंकड़ा दिया कि 69 लाख लोग हैं जो पेंशन पा रहे हैं, और लगभग 55 लाख हैं, यानी लगभग 1.25 करोड़ ऐसे लोग हाँ। हैं जो इस पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने से बेनिफिट होंगे। और 1.25 करोड़ लोग डायरेक्टली बेनिफिट हो रहे हैं, मतलब इसका आप 4 से 5 गुना कर सकती हैं, या एटलीस्ट 2 से 3 गुना तो डेफिनेटली कर सकती हैं, जिनको सीधा सीधा फायदा होने वाला है। तो मतलब हम लगभग 5 करोड़ लोगों पर डायरेक्टली इसका इंपैक्ट देखने वाले हैं। अब ये पैसा जब आता है उनके हाथ में, तो इसके हमें रिपल देखने को मिलते हैं। मतलब एक ऐसा फैक्टर होगा कि ओवरऑल जो खर्च है लोगों का, क्योंकि उनके हाथ में ज्यादा पैसा आया है, तो वो खर्च ज्यादा बढ़ेगा, उसके कारण कंजम्पशन बढ़ता है। बिकॉज जो ये सैलरी क्लास, स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ये स्पेंड करते हैं, कंज्यूम करते हैं बहुत सारी चीजें, और उनके कंजम्पशन में अगर बढ़ोतरी होती है तो ओवरऑल जो इकोनॉमी का साइकिल है वो बढ़ता है। तो इसलिए जितना भी वृद्धि होगी ओवरऑल वो इकोनॉमी को ड्राइव करने में हेल्पफुल होगी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि कितनी वृद्धि होगी, जैसे पिछले बार आपने बताया फिटमेंट फैक्टर 2.57 की। देखिए फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, सिंपल सी चीज है। मान लीजिए 1,000 रुपए अगर कोई बेसिक पे रखें, या कोई भी एक नंबर आप 1,000 रखें, फिटमेंट फैक्टर अगर मान लीजिए 2 है तो वो बढ़ के डबल हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। 3 है तो वो 3,000 हो जाएगा। अब अगर बेसिक पे 18,000 है, तो मेरा ये अंदाजा है कि लगभग 2.5 से आप बेस्ट केस सिनेरियो में भी 2.25 तक का पकड़ सकते हैं कि लगभग इतना फिटमेंट फैक्टर देखने को मिल सकता है। अगर 18,000 है तो 2 फिटमेंट फैक्टर पे आपको 36,000 मिलता, और 3 फिटमेंट फैक्टर में आपको 54,000 बेसिक पे, मिनिमम बेसिक पे मिल जाता। तो 69,000 मैं नहीं उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन हाँ 50, 30 से 40, 50 के बीच चांसेस हैं कि ये बेसिक मिनिमम पे हो जाएगा। ये अपने आप में एक अच्छी वृद्धि है। लेकिन हाँ, चूंकि ये पे कमीशन काफी गैप के बाद लागू होते हैं, इसलिए हमेशा इस बात पे चिंता रहती है कि देरी की जा रही है। अब जैसे बेसिक पे जो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, वही आपका पेंशन पर लागू होता है। जो अभी 9,000 है वो बढ़ के अगर मान लीजिए 3 होता है तो 27,000 हो जाएगी, 2 होता है तो 18,000 हो जाएगी।
ये मिनिमम पेंशन की मैं बात कर रहा हूं जो इंक्रीज हो जाती है। इसी के साथ साथ जो आपके अलाउंसेस होते हैं, एचआरए है, टीएडीए वगैरह है, उसमें भी वृद्धि होती है। अब जो कुछ और डिमांड्स हैं जो यूनियंस के साइड से आ रही हैं या जिसकी जरूरत है हमें सोच सकते हैं, उसमें एक ये है कि जितने मैक्सिमम अलाउंसेस हैं, स्पेशली जो डीए वगैरह होता है, डीएनएस अलाउंस, उनका कहना है कि इनको भी बेसिक पे में ऐड कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें बेसिक पे से गवर्न होती हैं, मतलब बेसिक पे के परसेंटेज पे। अगर बेसिक पे में ये चीजें ऐड होकर आती हैं तो उससे ओवरऑल जो बाकी एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलती हैं अलाउंसेस के फॉर्म में, वो परसेंटेज के तुलना में बढ़ती जाती हैं। मान लीजिए अभी तक आपको 30,000 रुपए एक मिल रहा था बेसिक पे, अगर वो बढ़ के 50,000, चूंकि आपने डीए वगैरह ऐड कर लिया है, तो उसके कारण क्या होगा, परसेंटेज में ये इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी जो डिमांड है ये कहीं ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जो ओवरऑल थोड़े थोड़े अमाउंट में, लेकिन अगर आप एनुअली देखेंगे तो ओवरऑल उनकी जो इनकम है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज करेगी। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिन पर अभी फिलहाल डिस्कशन चल रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि इसमें से बहुत सारी सिफारिशें जो होंगी इनको सपोर्ट करते हुए आ रही होंगी। सृष्टि जी। ठीक है, राज बिहारी जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, यहां अगर बात की जाए तो देखिए, जनता यही पूछ रही है कि फायदा कितना मिलेगा, क्या अलग है सातवें वेतन आयोग से। आपसे मैं जानना चाहूंगी क्लियरेंस को लेकर कि क्या बड़ा होने वाला है, कुछ उम्मीद लगाई जाए। देखिए, सरकार तो ये कह रही कि हम पर तो भैया वित्तीय बोझ बढ़ेगा। सरकार ने एक पहला फॉर्मूला अपनाया और कह दिया, आप बताइए। देखिए, सरकारी कर्मचारियों को फायदा तो होगा ही, अच्छा। और अच्छा फायदा होगा। हम्म। तो जाहिर है कि सरकार पर बोझ भी बढ़ेगा, लेकिन ये चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है कि हर 10 साल पे अगर पे कमीशन बनता है, वो उनकी उसकी सिफारिश पे फिर नए सिरे से सभी कर्मचारियों के वेतन तय होते हैं, भत्ते तय होते हैं, और ये एक लगातार 10 साल बाद चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये तो सरकार को करना ही पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सातवां वेतन आयोग लागू नहीं था, वहां पर उसको बड़ा मुद्दा बनाया था कि सरकारी कर्मचारियों को हम सातवां अच्छा। वेतन आयोग देंगे। हम्म। तो वहां देने की बात चल रही है, वहां भी छठा पे कमीशन मिल रहा है। और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सातवां वेतन आयोग लागू नहीं किया गया। हम्म। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल साफ है कि अगर पे कमीशन की रिपोर्ट सिफारिश आती है, सरकार उसको लागू करेगी, तो सभी कर्मचारियों को फायदा होगा। लेकिन इसके साथ एक ये भी बड़ी बात है कि सरकार ने कुछ नीतियों में जो बदलाव किया है, खास तौर पे सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर। हम्म। अगर आज हम देखेंगे तो ज्यादातर केंद्रीय मंत्रालयों में भी और राज्य सरकार के भी मंत्रालयों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति बहुत कम हो रही है। अगर हो भी रही है तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखा जा रहा है, जो पे कमीशन में नहीं आती। हम्म। उन्हें तय, जो उनका वेतन तय होता है उन्हें वही मिलता है, उनको पेंशन का लाभ भी नहीं मिलता है। और धीरे धीरे सरकार ने कई ऐसी कुछ स्कीमें लागू की जिससे कर्मचारी पेंशन से बाहर हो रहे हैं। हम्म। तो ये तो ठीक है कि सरकार पे आठवां वेतन आयोग लाने की तैयारी कर रही है। लास्ट डेट भी तय कर दी है, कब से लागू होना ये भी तय हो गया है। मतलब सिफारिश पे चर्चा करके उसे पारित करा के फिर लागू करेंगे। तो निश्चित तौर पे इतना तो तय है ही कि कर्मचारियों को बहुत अच्छा फायदा होगा। उन उनको, जो कर्मचारी रिटायर हैं, जो उनके पेंशन में भी फायदा होगा, और कुछ ऐसे भी भत्ते हैं जो हम्म। बढ़ेंगे। खास खास तो ये तो है ही कि सरकार पर बोझ बढ़ने के साथ साथ ये आवश्यक भी है कि हर 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को ये वेतन का जो जो बढ़ोतरी है वो मिलती है। हम्म। ठीक है, रजत जी, देखिए, एक और मेरा अहम सवाल आपसे होगा कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर अगर 3 हो जाता है तो अगर बात की जाए तो बेसिक सैलरी जो है वो 45,000 हो जाएगी। ये बताइए कि इसको करने में क्या जो समय सीमा निर्धारित है, और क्या इसको लेकर जो चिट्ठी लिखी गई है और अब तमाम यहां पर सवालों के जवाब तैयार किए जा रहे हैं, तो ये क्या पॉसिबल है? क्योंकि जनता ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही है कि बेसिक सैलरी व्हाट विल बी द।
शशि जी, जो ये सबसे अहम सवाल है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ। और जैसा मैंने पहले आपसे मेंशन किया, मुझे थोड़ा डाउट है कि आप 3 तक शायद टच ना कर पाएं। मतलब अच्छा। पिछले बार भी जो इंक्रीज हुआ था 2.57 का हुआ था, मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि ये पौने 3 से ज्यादा का होगा। ओके। मैक्सिमम 2.8 या 2.85 तक हो हम्म। सकता है। 3 हो पाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए आप ये समझिए कि सिर्फ यही अगर आप जो लागू कर देते हैं और बेसिक तौर पे भी लागू कर देते हैं, तब भी एनुअली 2 लाख करोड़ रुपए का जो बर्डन है, एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्सचेकर पर आने वाला है। और आज के समय में जो आपने भी पहले मेंशन किया कि सरकार जो बार बार कह रही है कि ये हमारे ऊपर बर्डन एक्स्ट्रा आएगा और हमारे रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं वो थोड़े कम होते जा रहे हैं, और एक्सपेंडिचर जो सब्सिडी पर आ रहा है, चाहे वो पेट्रोल के कारण हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स के कारण हो, चाहे बिल्कुल। बाकी जो स्कीम हम्म। चलाई जा रही हैं उनके कारण हो, वो बढ़ता जा रहा है। इसके चलते अगर हम इसमें बहुत ज्यादा अगर बेनिफिट देना शुरू करते हैं तो इसमें तकलीफ आने वाली है। इसलिए अगर 2 लाख करोड़ आप एनुअली सोचिए, और शॉर्ट टर्म में भी, बिकॉज बहुत सारी चीजें इसमें रेट्रोस्पेक्टिव होने वाली हैं। यानी जो पुराने लोग हैं उनको आपको पुराने जो बकाया है वो भी पैसे देने पड़ेंगे, एरियर्स देने पड़ेंगे। वो एरियर्स अगर आप शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज करेक्ट करते हैं तो वो 5 से 8 9 करोड़, 9 लाख करोड़ कुछ भी हो सकता है। ये नंबर्स ज्यादा हैं। तो स्टार्ट इसी समय आपके पास अच्छा बर्डन आ जाएगा, जो ऑलरेडी आप पिछले 4 महीने से पिछले इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आप सफर कर रहे हैं, और आपकी जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है, जीडीपी रिलेटिवली डाउन में है, मतलब जो एस्टिमेट्स हैं उसके कंपैरिजन में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि 3 हो सकता है। अगर हो पाता तो कहीं बेहतर होता, क्योंकि ये वो क्लास है जिसको अगर दिया जाता है उनके हाथ में पैसा तो वो कंज्यूम करते हैं, और ओवरऑल जो आपका साइकिल है, इकोनॉमी का साइकिल है, उसको चलाने में हेल्प मिलती है। बिकॉज गवर्नमेंट ने पिछले साल दिवाली के अराउंड जब जीएसटी कम किया था, रिड्यूस किया था, तो उसका उद्देश्य यही था कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें। कुछ हद तक लोगों ने खरीदारी ज्यादा की, लेकिन अगर उनके हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो वो खरीदारी किससे करेंगे? ये जो चीज है ये डिमांड जनरेट करती है, और डिमांड अगर जनरेट होती है आपकी तो ओवरऑल जीडीपी अपने आप बढ़ता है। तो इसलिए मैं उम्मीद कर सकता हूं कि 3 या उससे ज्यादा हो फिटमेंट फैक्टर, बट मुझे उसकी आशंका नहीं लग मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि वो उतना हो ये पाएगा। आपने बहुत अच्छे पॉइंट को रेस किया रजत जी, आपका मैं स्वागत करूंगी, क्योंकि देखिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का हम आंकड़ा देखें तो वो केवल 2.57 था। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। इवन आप देखिए यहाँ पर जो युद्ध के हालात हैं, जाहिर सी बात है सभी देशों में फर्क पड़ा है इससे। तो यही वजह है कि सरकार बार बार कह रही है कि हम पर भैया वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, इससे आगे हम नहीं कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो ये आपने कहा कि पौने 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट? शंका मतलब यही चांसेस है कि इसके अराउंड होना चाहिए, या अच्छा। इससे कम हो सकता है, मुश्किल है हाँ। इससे ऊपर होना। ठीक है। राज बिहारी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। राज बिहारी जी, देखिए यहाँ पर जनता ने जो एक्सपेक्टेशन किया है, तो जाहिर सी बात है अभी नजरें जो टिकी हुई है 31 जुलाई तक टिकी हुई है, क्योंकि डेट शीट सामने आ गई है। राज बिहारी जी, आज 5 जुलाई में हम बैठे हैं और 31 तक इज द लास्ट डेट। तो क्या लगता है तब तक सलाह मशवरा और यहाँ पर अलग अलग राज्यों का जो भ्रमण किया जा रहा है, ऑन एन एवरेज क्या आंकड़ा निकल कर सामने आ सकता है? हालांकि पहले हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जनता को कितनी उम्मीद देनी चाहिए? क्या ज्यादा उम्मीद भी तो आप नहीं दे सकते हैं ना, जितना कर नहीं पाएगी सरकार उतनी उम्मीद भी देना बेकरार है, यहाँ पर बेकार है, माफ कीजिए। नहीं, देखिए, ये तो तय है कि जो पुरानी बेसिक सैलरी है उसमें बढ़ोतरी होगी, और फिटमेंट फैक्टर कितना होता है इस पर अभी चर्चा चल रही है। हाँ। क्योंकि जैसे आपने बताया पिछली बार 2.10 था, और अगर ये बढ़ाकर 2.57 किया किया गया, हाँ। तो अब इसको बढ़ाने की बात है, तो कितना कितना हम्म। बढ़ेगा? तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। अच्छा। ये बात सही है, जैसे कुछ दूसरे साथी कह रहे हैं कि 3 से कम होगा, लेकिन 3 से कितना कम होगा? अगर 3 से भी कम रहता है, चाहे 2.85 हो, 2.86 हो, तो भी जो वेतनमान है उसमें तो बढ़ोतरी होगी होगी। दूसरी बात है कि भत्तों को भी बढ़ाने की बात है। हाँ। भत्ते जैसे एचआरए है, ट्रांसपोर्ट है, तो ये सब भी बढ़ोतरी होगी। एलटीए है, इन सब में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरा दूसरा ये भी है कि जो एक परंपरा रही है, मुझे लगता है कि उसको भी बरकरार रखा जाएगा। हम्म। क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन मांग मांग कर रहे हैं, उसके आधार को कहीं ना कहीं तो माना ही जाएगा। अच्छा। लेकिन लेकिन ये भी इसमें तय करने की बात है कि महंगाई किस गति से बढ़ रही है,
और जो एक आकलन लगाया जाता है कि भाई कर्मचारियों का आजकल लाइफ स्टाइल किस तरह का है। फिर सबसे बड़ी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था और सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है। अगर इसको ध्यान में रखकर ही कर्मचारियों की मांगों को मानने का एक परंपरा रही है, मुझे लगता है वो भी इसमें रखा जाएगा। हाँ, लेकिन जिस तरह से देखिए, जिस तरह से सरकार जिस तरह से भारत आर्थिक क्षेत्र में उन्नति कर रहा है, देश का हाँ। विश्व में चौथी आर्थिक स्थिति बन गया है, तो ये तो माना ही जाना चाहिए कि कर्मचारियों को, खासतौर पे केंद्रीय कर्मचारियों को, जो बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होते, लगभग 50-60 लाख के आसपास होंगे, उनको तो फायदा होगा ही होगा। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ ये राज्य सरकार पर भी बोझ बढ़ेगा कि कई बिल्कुल राज्य सही। सरकारों की स्थिति ऐसी नहीं होती। हम्म। लेकिन अगर जहां केंद्र में अगर वेतन सभी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो राज्यों में भी वहां के जो कर्मचारी संगठन है वो राज्य सरकारों पर भी दबाव डालते हैं कि हमारे यहाँ भी ये लागू किया जाए। तो निश्चित तौर पे वहां भी लागू करना पड़ता है। और आज जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन की गति तेज हो गई है, तो सभी राज्यों में चाहते हैं कि कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उसका वेतनमान बढ़े, उनके भत्तों में बढ़ोतरी हो, और खास तौर पर जो रिटायर हो रहे हैं उनके पेंशन का ज्यादा ध्यान रखा जाए। तो मुझे मुझे लगता है कि ये जैसे मान के चल रहे हैं कि ये सरकार को मानना ही पड़ेगा, और साथ ही सरकार पर इसका बोझ भी पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए फिलहाल कर्मचारी संगठन जो है वो ज्यादा मल्टीप्लायर और बेहतर रिटायरमेंट फायदों की भी बात कर रहे हैं। रजत जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा। देखिए यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सरकार इसमें जितना टाइम लगाएगी, मतलब देखिए अब तो खैर आ चुका है, डेट शीट आ चुकी है जुलाई तक, कहा गया था पहले भी कि अगर जून जुलाई तक भी सरकार इसको करती है तो एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आपको क्लियरेंस करना पड़ेगा ना। जी। हम्म। जी सृष्टि जी, बिल्कुल। अगर टाइम का देखिए क्या है ना, टाइम का प्रॉब्लम अभी इस समय ऐसी चल रही है कि आपने अभी अभी पहले टैरिफ का इशू झेला, उसके बाद वॉर आपने बिल्कुल। देखा यूएस ईरान का। अब हाँ। आप मानसून वाली समस्याएं भी देख रहे हैं। हाँ। मतलब अगर उसमें कमी आती है तो वो अगेन एक फैक्टर हो जाएगी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ के सेंस में। ये सारी की सारी चीजें लगातार बदल रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम ये सोच लें कि आज ही के दिन उसका फैसला भी कर दिया जाएगा तो वो भी गलत होगा, बिकॉज थोड़ा टाइम इसके लिए देना पड़ेगा। और दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें दो फैक्टर आते हैं। पहला, जो ओवरऑल केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं उनसे सलाह मशवरा करना, और राज्य सरकारों से भी सलाह मशवरा करना। बिकॉज अभी भी राजबिहारी जी जैसे कह रहे थे कि राज्य सरकारों का भी इंपॉर्टेंस है। देखिए कैसे उनका इंपॉर्टेंस है। अगर आपका बेसिक पे बढ़ता है तो उस स्थिति में आपका जो पेंशन के लिए फंड जा रहा होगा उसमें भी बढ़ोतरी होगी। हाँ। क्यों? अगर आप नई पेंशन स्कीम देंगे तो उसमें 14% हिस्सा सरकार यूनियन गवर्नमेंट के साइड से जाता है। मतलब अगर मान लीजिए बेसिक पे आपकी बढ़ के 30,000 से 60,000 हो गई, तो उस स्थिति में आपका जो 14% हिस्सा सरकार दे रही है वो भी डबल हो जाएगा, वो भी एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। उसी तरह से जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम चल रही है, वहां पे 18.5% राज्य सरकारों को देना पड़ता है। उस स्थिति में राज्य सरकारें जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं, फंड करंट से सफर कर रही हैं, उनके लिए जो बढ़ोतरी होगी वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में राज्य सरकारें इस चीज को, कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगी। इसीलिए डिस्कशन सभी से किया जा रहा है, और इसीलिए बात हो रही है कि एक लिमिट तक आप बढ़ा सकते हैं, वरना राज्य सरकारों पर जो एक्स्ट्रा बर्डन आएगा वो फिल करने के लिए अगर राज्य सरकारें वापस से डेट लेना शुरू कर देंगी तो उनकी सिचुएशन ऑलरेडी खराब है, वो और बुरी हो रजत जी, जाएगी। लेकिन देखिए आम जनता कब तक इंतजार करे? सरकार पर बोझ तो हमेशा ही होता है, आम जनता इसी बात से तो त्रस्त रहती है, क्यों राजबिहारी जी? बिल्कुल। देखिए, इसमें आम जनता से ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं हाँ। उनका ही वेतनमान बढ़ेगा, आम बिल्कुल। जनता को तो कोई फायदा है नहीं। हम्म। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पे कमीशन जो पहले सरकार बनाती थी वो रद्द कर दिए गए हैं, अब नहीं बनते हैं। दूसरी बात है कि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति भी बहुत कम हो गई है। ज्यादातर जगह हम भी देख रहे हैं, दिल्ली में ज्यादातर केंद्रीय मंत्रालय के दफ्तरों में आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं। बहुत सारा काम आउटसोर्सिंग कंपनियों को दिया गया है। अगर आप ये देखेंगे तो रेलवे में भी बहुत सारा काम आउटसोर्सिंग कंपनियों को दे दिया गया है। तो कर्मचारियों की तो जहाँ बढ़ोतरी होनी चाहिए वहाँ संख्या कम हो रही है। बहुत सही। और इसी कारण वो दे हम हमारे पास आदमी नहीं, हम कैसे काम करेंगे, इस तरह की बातें आती है। इसी कारण ये काम प्राइवेट लोगों को भी दिया जा रहा है।
लेकिन उनके लिए कोई वेतनमान तय नहीं है। उनको तो मर्जी है सरकार की किसको कितना पैसा देना क्या नहीं देना। वो जो एजेंसियां उन्हें मुहैया कराती हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसियां, उनकी मर्जी है। और उनकी तो तनख्वाह बहुत कम है। अगर हम केवल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, जो सिक्योरिटी गार्ड को किसी भी सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उनको अगर 18,000 रुपये पे किया जाता है तो उनको तो मुश्किल से 12,000 रुपये मिलते हैं। तो उन्हें तो न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। तो ये भी एक देखने की बात है, क्योंकि उनका कोई नुमाइंदा भी नहीं है। ये तो केवल जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो जो परमानेंट हैं, जो वेतनमान के वो जो वेतन आयोग के तहत आते हैं, उनको ही ये फैसिलिटी मिलेगी। बाकी को तो मिली नहीं है। हाँ, इतना जैसे मैं पहले कहा, इतना जितना जरूर है कि इसका राज्य सरकारों के कर्मचारियों पे भी असर पड़ेगा। इसका जो सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके भी कर्मचारियों पे असर पड़ेगा इसका। उनको भी वेतनमान में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो इसका सीधा सीधा जो है, और सरकार ये बहाने नहीं ले सकती है कि चाहे विश्व युद्ध हुआ हो, चाहे खाड़ी का युद्ध हुआ हो, चाहे मानसून की वजह से हुआ हो, चाहे लॉकडाउन की वजह से कुछ हुआ हो। अगर सरकार ये दावा कर रही है कि हम आर्थिक उन्नति कर रहे हैं तो देना पड़ेगा उनको। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन रजत जी अभी देखिए अगर बात की जाए कर्मचारी यूनियन की मांग तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो जितने सालों से ये झेल रहे हैं, अब अगर तनाव की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, तो उससे कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा। कर्मचारी तो यही सोचेंगे ना कि हमारी लंबे समय की जो मांग है, और देखिए रास बिहारी जी ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया रेलवे को लेकर, जो उन्होंने बात कही बिल्कुल ठीक कही है। और अब हम देख रहे हैं कि बहुत स्पीड से यहाँ पर रेलवे में ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तो पहले से ही वो जूझ रहे थे संकट से, वित्तीय संकट से, और अब तो बिल्कुल हटा दिया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या टेक होगा? ऋषि जी, आप सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के नहीं, आप प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी देखिए। नोएडा में जो प्रोटेस्ट हुई थी मिनिमम वेजेस को लेकर, उनको देखिए। ओवरऑल सिनेरियो में ही देखा जाए तो जो इनकम जितनी होनी चाहिए थी और जिस लेवल पर इन्फ्लेशन है, जिस लेवल पर महंगाई बढ़ी है, उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली इनकम नहीं बढ़ी है। ऐसी स्थिति में हर एक यूनियन की, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो किसी भी और कर्मचारी संगठन को बिलोंग करते हो, उनकी मांग डेफिनेटली होगी कि इस चीज को जितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है वो चाहिए। दूसरा जो एक पॉइंट आप भी कह रही हैं, पहले भी कहा गया कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स ज्यादा बढ़ते हैं तो, और इसके अलावा ओवरऑल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनमें कमी आ रही है, तो उनके काम के बोझ में बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल। साथ ही जिस लेवल पर ये एम्प्लॉइज काम करते हैं, अगर इनके कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर को देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में अभी भी उनकी सैलरी कहीं ज्यादा है। तो वो एक कंपैरिजन लाने की जरूरत है। और एक और चीज जो अभी पहले कहा गया कि आम आदमी को पे इंपैक्ट इससे नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। अगर ये सैलरी बढ़ाई जाती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 1 करोड़ से, जैसे हमने देखा कि जो अभी एम्प्लॉइज हैं वो और पेंशनर हैं, वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पहुंचते हैं। और ये वो जमात है जो स्पेंड करती है। और अब ये मान लीजिए अगर ये आरटीसी लेकर जाते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो यही स्पेंड करते हैं, यहाँ लोगों को देते हैं, टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यही है जो नया प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये ओवरऑल जीडीपी के पहिए को चलाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के सिनेरियो में हो, मैन्युफैक्चरिंग के सिनेरियो में हो, या सर्विसेज के सिनेरियो में हो। तो इनकी इनकम बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लेकिन अभी ऐसा हो चुका है कि सरकारों के पास, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन्होंने जितनी भी बातें की हैं उसके बाद भी उनके पास फंड की कमी है, और ये उनको अभी इस समय खा रही है समस्या। ठीक है, मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगी, रास बिहारी जी और रजत मिश्रा जी, आप दोनों बने रहिए देश के सवाल के साथ, क्योंकि हमारा एक और अहम मुद्दा है देश के सवाल में कि एटीएम जाओ और पीएफ निकाल लाओ, जहां आज हम इस मुद्दे पर आप दोनों से ही चर्चा करेंगे और जानेंगे ये कितना फायदेमंद है और क्या इसमें बदलाव हुआ है। और सबसे चलिए देश के